हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे भूगोल विषय का, जो आपका दूसरा चैप्टर है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। इसका पहला और दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला और दूसरा भाग में हम लोगों ने मुख्य रूप से बात किया था बच्चों कृषि के बारे में। कृषि के इसके बारे में बात करने के बाद प्रमुख रूप से हम लोगों ने जाना था शस्य कृषि को, शस्य गहनता कृषि को। फिर उसके बाद वर्षाधीन कृषि को, जो वर्षा पर आधारित कृषि होती है। फिर वर्षा में उपयोग किया जाने यानी कि प्रारंभिक कृषि को जाना था। फिर जो है प्रमुख रूप से जो है ऋतु के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती है, रबी फसल, खरीफ फसल, इन सबको जाना था। भारत में कृषि का क्या महत्व है, इसको हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि भारत की जो है अधिकतर आबादी और स्पेशल बिहार की जो है 80% आबादी किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। फिर उसके बाद भारत भूमि का किस प्रकार से प्रयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उत्पादन हो, उसके लिए हम लोगों ने शस्य गहनता को जाना था। शस्य गहनता को क्या क्या प्रभावित करने कौन कौन से कारक है उसको जाना था, यानी कि जैसे सिंचाई, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटाणुनाशक, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और किसानों को उचित मूल्य मिल पाए, उस पर बात किया था। फिर हम लोगों ने वर्षा पोषित कृषि यानी वर्षाधीन कृषि, वैसी कृषि जो किस पर निर्भर हो, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख रूप से वर्षाधीन कृषि। फिर हम लोगों ने वर्षा कृषि के प्रकार को जाना था, प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और फिर व्यापारिक कृषि। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है इनके एग्जाम्पल को, इसमें कौन कौन से उदाहरण जो है किस कृषि के अंतर्गत आता है, ये सबको आपको ध्यान रखना है। फिर ऋतु के आधार पर मैंने आपको तीन बताया था। ऋतु के आधार पर भारत में जो उपजाने वाली जो फसल है वो तीन है, एक रबी, एक खरीफ और एक आपका जायद। तो रबी के अगर आपको क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा पूछा जाता बच्चों, गेहूं जो है प्रमुख रूप से कौन सा फसल के अंतर्गत आता है, रबी, खरीफ, जायद या गरमा, अलग आपको दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं जो है ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से आपको मटर, चना, दाल, मूंग ये सब पूछ लेगा। खरीफ फसल में धान या फिर मक्का, मकई जो होता है। जायद यानी कि गर्मा फसल। तो ये सारा चीज़ आपको, इसका एग्जाम्पल सब आपको मैंने याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि इनके एग्जाम्पल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इससे आगे क्या बात किया था, तो ये हम लोगों ने फसल चक्र को जाना था अच्छी तरह से, यानी कि जो है रबी फसल कब उगाई जाती है, खरीफ फसल कब उगाई जाती है और फिर जायद फसल कब उगाई जाती है और फिर ये कब कब काटा जाता है, इसके बारे में जाना था। और प्रमुख रूप से यहाँ से आपको ये सारा चीज़ याद रखना है बच्चों, कौन कौन से फसल के अंतर्गत यानी कि कौन कौन से प्रकार के जो फसल है उसमें कौन कौन जैसे फसल आते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब किस में आते हैं, रबी में आते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब किस में आते हैं, खरीफ में आते हैं। उसके बाद तरबूज, खरबूज, जितनी प्रकार की ये सब चीज़ है बच्चों जो बालू में उगता है, खास करके गर्मी के दिनों में। ये तरबूज जो है, खरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, परवल हुआ, ये सब कब है, तो ये सब जायद यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में बोया जाता है और आपका जून जुलाई में काटा जाता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आइए आप बात करते हैं हम लोग हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति, तो यहाँ से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी अंडा के उत्पादन से, ऑप्शन सी यानी कि तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको कृषि के उत्पादन से या कृषि में वृद्धि से, या फिर आपका ऑप्शन डी में आपको दे देगा मकई के उत्पादन वृद्धि से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो हरित क्रांति जो अपनाई गई थी ये प्रमुख रूप से आपका कृषि यानी कि फसल वृद्धि के लिए, फसल के लिए अपनाई गई थी, यानी कि कृषि से संबंधित है आपका हरित क्रांति। ये कहाँ पर अपनाई गई थी, तो प्रमुख रूप से उत्तर भारत का जो आपका क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 1970 के दशक, 1970 का दशक मतलब कि आपका 1967, 1967-68 में ये आपका हरित क्रांति अपनाई गई थी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, तो प्रमुख रूप से इसके लिए जो कंडीशन थे, तो पहला कंडीशन था कि नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कम से कम भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों का उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किस्म के फसलों का उत्पादन हो। उसके लिए क्या किया जाए, तो नए किस्म के उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग किया जाए, हाइब्रिड किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए, नए नस्लों के बीजों का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या हो, कम जमीन पर अधिक उत्पादन हो। यानी कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है बच्चों, उद्देश्य है क्षेत्र यानी कि भूमि कम हो और उत्पादन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि अब तो लगातार कृषि क्षेत्र कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले जान लिया है। दूसरा है आपका सिंचाई के साधन। सिंचाई का साधन यानी कि हरित क्रांति के अंतर्गत प्रमुख रूप से सिंचाई के साधनों पर बल दिया गया, जैसे बिजली व्यवस्था के द्वारा सिंचाई की गई, पंप सेट आदि का प्रयोग किया गया, कुओं का खोदना, यानी कि जहाँ पर प्रमुख रूप से बिजली व्यवस्था नहीं है, अगर दूर है, तो वहाँ पर क्या किया गया, नहरों का विकास किया गया है ना। तो ये सारे चीज़ सिंचाई के साधन। तीसरा है आपका रासायनिक खाद, यानी कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इसका प्रयोग किया जाए, यानी कि कीटनाशक, विभिन्न प्रकार के विषाणुनाशक, डीएपी खाद, यूरिया, पोटास, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो और फसलों का उत्पादन हो। और चौथा आपका रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ, जो क्या हो, जो फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े हो, जीवाणु हो, वायरस हो, जो फसलों को नष्ट करती हो, उसको समाप्त करने के लिए अधिक अनेक अनेक प्रकार के
मुख्य भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो। तो ये सारी शर्तें हैं किसके अंतर्गत, तो ये सारी शर्तें आपका हरित क्रांति। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक एक फसल करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चावल, और चावल के बारे में बात करेंगे इसके लिए कौन सी जलवायु जरूरी है, इसके लिए कैसा स्थिति होना चाहिए, कौन सा, ये सारी चीज़, भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला है चावल। चावल हमारे यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो आपको बताना है चावल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आगे जिस पर अधिकांश जनसंख्या क्या करती है आपका निर्भर करती है, विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है। यानी कि 22% जो चावल का क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, आपका भारत में है, इंडिया में है। तथा ये कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट है, 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। अब हम लोग जानने वाले हैं बच्चों अनुकूल भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं मतलब हुआ बच्चों ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्या क्या जरूरी है, जैसे तापमान कितना चाहिए, उसके बाद 1 सेकेंड बच्चों, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी मात्रा में होनी चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के फसलों, किस प्रकार के बीजों का उत्पादन, ये सारा चीज मौसम यानी कि जो आपका मानसून होना चाहिए वो जो जलवायु है वो कैसी जलवायु होनी चाहिए, ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे इसमें भौगोलिक दशा के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तापमान। तो चावल उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जो तापमान है बच्चों ये आपका होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो मैक्सिमम यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये इसके लिए जो आपका है ये कैसा फसल है चावल आपका, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। प्रमुख रूप से जो चावल है ये आपका उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मतलब बच्चों यानी कि प्रमुख रूप से इसमें जो है आपका हीट यानी कि उष्मा की भी जरूरत पड़ेगा, और वर्षा यानी कि आर्द्रता की भी जरूरत पड़ेगी, उष्ण। अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय इसे 21 डिग्री सेल्सियस और बढ़ते समय इसे 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जब इसे बोया जाता है उस समय कम तापमान, और कटाई के समय और जिसमें इसकी वृद्धि होती है उस समय तापमान थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा। तो प्रमुख रूप से जो वर्षा जो है इसके लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। यानी कि वर्षा बहुत ही जरूरी है चावल उत्पादन के लिए। चावल का उत्पादन यदि करना है तो चाहे तो आपको वर्षा यानी सिंचाई व्यवस्था करनी होगी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको वर्षा जल की आवश्यकता पड़ेगी 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। और इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल क्या की जाती है, उगाई जाती है। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में, किस प्रकार की मिट्टी में जो है चावल का फसल का उत्पादन अधिक होता है। इसके लिए अत्यंत उपजाऊ में कौन सा है बच्चों, आपका जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोगों ने जो मृदा संसाधन था उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था, उस चैप्टर को आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो जलोढ़ मृदा में हम लोगों ने बात किया था 2 प्रकार के मृदा के बारे में। पहला बात किया था खादर, और एक बात किया था हम लोग बांगर। ठीक है, ये सब याद है ना आप लोग को, पूछा जाता है बच्चों खादर कौन सी मृदा है, पुरानी की जलोढ़ ये नवीन, या बांगर कौन सी है पुरानी की नवीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिएगा, खादर और बांगर में अंतर क्या है, ये बार बार आपको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो कहीं पूछ न लिया जाए इस बार भी, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या है आपका चावल के उत्पादन के लिए सबसे पहला है जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होगी। और इस मिट्टी यानी कि जो ये मिट्टी है यह कैसी होनी चाहिए, चिका युक्त यानी चिकनी युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होती है, दोमट मिट्टी। दूसरा देगा काली मिट्टी, तीसरा देगा लाल मृदा, लाल मिट्टी, चौथा देगा बलुई मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है दोमट मिट्टी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, ताकि पौधे की जड़ जो है अच्छी तरह से क्या हो सके, विकसित हो सके, अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ सके। अब बात करते हैं चौथा है श्रम। तो इसकी कृषि में मानव श्रम की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। चावल यानी कि अगर इसका उत्पादन करना हो तो इसके लिए मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसको क्या किया जाता है बच्चों, बोया जाता है इसके बीज को। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसके बीज यानी कि पौधे होते हैं तो उसको क्या किया जाता है वहाँ से उखाड़ करके उसको वहाँ से फिर जो दूसरे खेत में स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण करने के समय बहुत ही यानी कि उसमें सिंचाई की जरूरत होती है, और फिर अलग अलग तरह से बहुत सारे यानी कि एक बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है उन यानी कि बीजों को, उन पौधों को रोपण करने के लिए। तो सबसे पहले रोपाई होती है, रोपाई होने के बाद 1 महीने के अंतर्गत फिर उसको क्या किया जाता है, वहाँ से जंगल को चुना जाता है, यानी कि निराई की जाती है, फिर बाद में उसका कटाई होती है। तो यानी कि इसमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है। प्रमुख रूप से खेत की तैयारी से लेकर रोपनी कटनी तक का कार्य मानव श्रम द्वारा संपादित की जाती है। तो प्रमुख रूप से श्रम भी बहुत अधिक आवश्यक है इस फसल के उत्पादन के लिए। अब बात करते हैं इसका उत्पादन और वितरण। तो भारत का जो है अधिकांश जो चावल है बच्चों वह जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में तथा डेल्टाई डेल्टाई तटीय भागों से उत्पन्न
तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीरीनुमा खेतों में तथा दक्षिणी पठार के कुछ घाटी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे अधिक उत्पादन यानी कि इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। सबसे अधिक उत्पादन किसमें होता है? तो जलोढ़ मृदा में और डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय पर्वत के निचली घाटियों में भी इसकी खेती अच्छी खासी होती है। तो ये सारा पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखना है। यदि आप लोग बच्चों 10th क्लास में है तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार भाई बंधु को भी भेज दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग 9th का भी सारा चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार चैनल को जाकर के आप देख भी सकते हैं। 10th क्लास का सारा चीज़ तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आप लोग को मटेरियल मिल गया होगा। इसके मुख्य उत्पादक राज्य प्रमुख रूप से जो है बच्चों पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि है। तो ध्यान रखिएगा, चावल उत्पादक जो राज्य है सीधा सीधा पूछ लेगा पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दे देगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक चावल उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद आपका बिहार आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार और जो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये तीनों जो है बच्चों जलोढ़ यानी कि मृदा में के अंतर्गत आता है। जलोढ़ मृदा क्यों है? जलोढ़ और डेल्टाई मृदा यानी कि प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की हिमालय से निकल करके नदियां जो जाती है इस क्षेत्र से होकर के अपने साथ जलोढ़ लेकर के यानी कि ह्यूमस को लेकर के आती है, तो उसमें जो है अधिक उत्पादन होता है चावल का। और आंध्र प्रदेश और जो आपका उड़ीसा है, ये तटीय प्रदेश है, वहाँ पर क्या है प्रमुख रूप से जो है डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र होने के कारण चावल का उत्पादन अधिक होता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा फसल गेहूं के बारे में। तो चावल के बाद गेहूं हमारे देश की क्या है बच्चों? दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि गेहूं जो है दूसरा नंबर में आता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्वेश्चन आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि गेहूं का भारत जो है गेहूं उत्पादक देश में कौन सा स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर भारत आता है आपका गेहूं उत्पादक देशों में, जो विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है और पकते समय इसी खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि जब ये प्रमुख रूप से जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि अभी जो ठंडी का सीजन जो चल रहा है अभी अभी ये आपका उगाया जा रहा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये दिसंबर माह में। और प्रमुख रूप से पकते समय जब ये पकता है बच्चों, तो उस टाइम इसे क्या होती है? इसे प्रमुख रूप से अधिक तापमान की जरूरत होती है, धूप की आवश्यकता होती है। और ध्यान रखिएगा, जो आपका गेहूं है बच्चों, ये आपका प्रमुख रूप से जो है रबी फसल है। ठीक है, किस फसल के अंतर्गत आएगा? रबी फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल में प्रमुख रूप से गेहूं आते हैं, चना आता है, दाल आता है, मटर आता है। ये सारी चीज़ आपके रबी फसल के अंतर्गत आएगा। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त की जाती है। तो सबसे अधिक अगर पूछेगा कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किन राज्यों में की जाती है, आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो रहेगा उसको आपको टिक करनी है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी कि सबसे अधिक जो है आपका सबसे बड़ा जो गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आपका आ जाएगा। और जो है चावल उत्पादन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आपको मानना है वेस्ट बंगाल, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब बात करते हैं मोटे अनाजों के बारे में। तो मोटे अनाज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिलेट्स, यानी कि मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं ज्वार, बाजरा और रागी में। तो ज्वार के बारे में बात करते हैं। भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख क्या है बच्चों? आपका खाद्य फसल है, यानी कि खाए जाने वाले फसल है। जहां पर चावल और गेहूं की खेती नहीं होती है वहां पर इसको उगाया जाता है, प्रमुख रूप से ज्वार को उगाया जाता है। ये वर्षा पर निर्भर कृषि है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका प्रमुख रूप से महाराष्ट्र है, जो देश का 51% ज्वार पैदा करता है। अब सोचिए बच्चों, 50% से भी अधिक जो ज्वार का उत्पादन करता है वो इकलौता राज्य है महाराष्ट्र। याद रहेगा आपको। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र कितना परसेंट? तो 51% ये आपका उत्पादन करता है, जो आपका तीसरा भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आगे है बाजरा। तो भारत की कुल कृषिगत भूमि के 7% भूमि पर यह उगाया जाता है। गरीब लोग एवं पशुओं के लिए प्रमुख आहार है, यानी कि गाय, भैंस, बैल, इसके चारे के लिए इसके प्रमुख रूप से चारे के लिए यानी कि पशु चारा के लिए यह प्रयोग किया जाता है बाजरा। और जो है आपका निर्धन लोग है या कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं वो प्रमुख रूप से बाजरे को खाने के लिए अपना प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादातर बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है बच्चों। ये किस प्रकार की मिट्टी में? तो बलुआ मिट्टी या फिर आपका उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। बाजरा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका गुजरात है, सबसे बड़ा गुजरात है। दूसरा नंबर में राजस्थान। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात को ध्यान रखना है। तो अब तक 4 राज्य आपको ध्यान रखना है। पहला राज्य मैंने बताया था आपको चावल उत्पादक में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। दूसरा आपको ध्यान रखना है गेहूं में आपको उत्तर प्रदेश।
तीसरा आपको याद रखना है ज्वार, तो ज्वार में याद रखना है आपको महाराष्ट्र, और आपको ये याद रखना है बाजरा, बाजरा में याद रखना है आपको गुजरात। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। प्रमुख रूप से चावल और गेहूं बार बार पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बाजरा का सबसे उत्पादक, ये सारा चीज होगी, आपको ध्यान रखना ये सब। तीसरा है आपका रागी, तो ये शुष्क प्रदेश की फसल है, यानी कि शुष्क प्रदेश जहाँ पर कम वर्षा होती है उस प्रदेश की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट मिट्टी पर उगाया जा सकता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि रागी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है, आपका कर्नाटक राज्य में होता है, कर्नाटक राज्य। आगे बात करते हैं मकई, तो ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है मकई भी बच्चों, क्योंकि इसके दाने क्या होते हैं, मोटे होते हैं। जो मनुष्य के भोजन एवं पशु के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका भूसा भी बनाया जाता है। और प्रमुख रूप से बच्चों इनके विभिन्न प्रकार के खाने के सामान भी बनाया जाता है, जैसे चिप्स, लेज, कुरकुरे, ये सब चीज़ किससे बनाया जाता है, प्रमुख रूप से मकई का ही बनाया जाता है। इसमें ग्लूकोज तथा मंड होता है, प्रमुख रूप से ग्लूकोज। इस कारण इसे पशु को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है, यानी कि प्रमुख रूप से पशु को मोटापा प्रदान करता है और पशु को हेल्दी बनाता है। कौन बच्चों, ये आपका मकई। इसका उत्पादन राज्यों के बारे में बात किया जाए तो उत्पादक राज्य में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मक्का के क्या है, प्रमुख रूप से मुख्य उत्पादक राज्य है। अब बात करते हैं दाल के बारे में, तो दाल भोजन में प्रोटीन का क्या है, प्रमुख रूप से प्रमुख स्रोत है दाल। अरहर, दाल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, अरहर, उड़द, उसके बाद मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की क्या है, प्रमुख दलहन फसलें हैं। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतु में उगाई जाती है। जो दालें होती है बच्चों, ये आपका खरीफ और रबी यानी कि आपका ठंडी गर्मी दोनों, यानी कि वर्षा के मौसम दोनों ऋतु में उगाए जाते हैं। प्रमुख रूप से आपका दाल। गन्ना की बात की जाए तो यह बांस की प्रजाति है, बांस प्रजाति की एक क्या है, पौधा है, जिससे क्या होती है बच्चों, मीठा रस निकलता है। इससे प्रमुख रूप से चीनी और गुड़ का निर्माण किया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा बच्चों, चीनी का कच्चा माल क्या है, चीनी फैक्ट्री का कच्चा माल क्या है, तो आपको बताना है गन्ना, ठीक है। इससे गुड़ तथा चीनी तैयार किया जाता है। ये एक उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है। प्रमुख रूप से ये किस प्रकार का फसल है, तो उष्णकटिबंधीय। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। गन्ने का जन्मभूमि किस देश को कहा जाता है, तो भारत को गन्ने का जन्मभूमि कहा जाता है। भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक उगाया जाता है। प्रमुख रूप से इसका जो उत्पादक राज्य है बच्चों, वो आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्षेत्र आता है। और आपका दक्षिण में भी कुछ राज्य स्पेशल कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है बच्चों आपको गन्ना, क्योंकि वहाँ पर जो है समुद्री लहरें, जो अरब सागर से जो लहरें आती है, हवाएं आती है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है बह करके, तो उन गन्नाओं को जो है प्रमुख रूप से आर्द्रता प्रदान करती है और मिठास प्रदान करता है। हवा, जब ठंडी हवा चलती है तो आपको कैसा लगता है बच्चों, आपके शरीर को टच करती है तो आपको लगता है कि काश ये स्वर्ग से हवा निकल करके मुझे ठंडी ठंडी हवाएं टच कर रही है, छू रही है ना, आप महसूस करते हैं। तो उसी प्रकार से जब गन्ना फसल को मिलती है सागर से आने वाली ठंडी हवाओं का यानी कि छूती है हवाएं, तो उससे क्या होती है, उसमें मिठासपन आता है, आर्द्रता प्रदान करती है। अब बात करते हैं तिलहन फसल के, तो भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तिलहन उत्पादक की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान रखता है, तो पहला स्थान रखता है। देश के 12% कृषि भूमि पर तिलहन उगाई जाती है। कितना परसेंट, 12%। मूंगफली, ये कौन सी फसल है, ये आपका खरीफ फसल है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, यानी कि मूंगफली उत्पादन में भारत कौन सा नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है। आपको यही सब याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपका बार बार दोहराते हैं। यह देश के कुल कृषिगत भूमि का 3.6% भाग पर पैदा किया था, उत्पादन किया था। अब बात करते हैं चाय के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ फैक्ट आपका बार बार पूछा जाता है। चाय ये क्या है, ये आपका सदाबहार झाड़ी है, जिसकी पत्तियों को सूखा करके क्या बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है। तो चाय का जो निर्माण किया जाता है, चाय पत्ती का, किससे किया जाता है, तो पत्तियों से, चाय के पत्तियों से। और ये किस प्रकार की झाड़ी है, सदाबहार होती है। इसमें प्रमुख रूप से थीन नामक पदार्थ के कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। तो इसमें कौन पदार्थ होता है बच्चों, प्रमुख रूप से थीन। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताना, ठीक है। चाय जो पीते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा, लेकिन आप लोग अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करना। तो प्रमुख रूप से थीन। चाय उत्पादक में भारत जो है दूसरा तथा खपत करने में विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो चाय की खपत में सबसे बड़ा देश, यानी सबसे अधिक चाय पिया जाता है भारत में। और प्रमुख रूप से जो है इसका जो है उत्पादन में भारत जो है चाय की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कि जो चाय है ये किस प्रकार की फसल है, रोपण कृषि, यानी कि इसकी रोपाई की जाती है। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी में इस कृषि का आरंभ किया था, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, असम का क्षेत्र, यहीं पर चाय का उत्पादन किया गया था। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो चाय है बच्चों, वो आपका डेल्टा क्षेत्र और वो ब्रह्मपुत्र घाटी जो क्षेत्र है असम, वहीं पर पाई जाती है आपका अच्छे किस्म के चाय।
अब बात करते हैं कॉफ़ी, चाय का ही एक नस्ल दूसरा है कॉफ़ी। चाय की तरह ही ये भी क्या है, एक आपका पीने वाला पदार्थ है, पेय पदार्थ है। ये एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे उगने के लिए मिट्टी में ह्यूमस ज़रूर चाहिए। यानी कि इससे जो है प्रमुख रूप से जो कॉफ़ी का जो उत्पादन है, कॉफ़ी का जो उगने के लिए जो है प्रमुख रूप से मिट्टी में क्या होनी चाहिए, ह्यूमस होनी चाहिए। और कॉफ़ी का उत्पादन में कर्नाटक देश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन-सा है? तो आपको ऑप्शन में अलग-अलग रहेंगे। वहाँ पर आपको कर्नाटक को याद रखना है, कर्नाटक को टिक कीजिएगा, ठीक है? जहाँ पर 70% कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार-बार। 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है आपका सिर्फ़ अकेला केवल कर्नाटक राज्य करता है। अब बात करते हैं बागबानी फसलें। बागबानी फसलें मतलब कि बगीचे के रूप में फसलें की जाती है और उससे क्या की जाती है, एक बार में साल में एक यानी कि पूरे मौसम में एक वर्ष में एक बार फसल आता है, एक बार उसमें फल आते हैं और उससे क्या करते हैं बच्चों, किसान लोग या फिर जो बागान मालिक हैं उससे फायदे उठाते हैं। तो प्रमुख रूप से भारत की जलवायु में विविधता के कारण यहाँ अनेक किस्म के फसलें उपजाई जाती है, जैसे विविध प्रकार के फल, सब्जियाँ, कंदमूल, उसके बाद औषधि एवं सुगंधदायक पौधे एवं मसाले भी। आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। यानी कि जो आम का उत्पादन में जो है प्रमुख रूप से भारत क्या है, अग्रणी है। विभिन्न प्रकार के आम के आपको ये नस्लों को जानते होंगे, सुरजापुरी, उसके बाद जो है मालदह, उसके बाद फिर आता है 2-3 और अच्छा-अच्छा किस्म के आम हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए क्या बच्चों, प्रमुख रूप से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। बिहार, उत्तर प्रदेश लीची के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों। ध्यान रखिएगा, बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिहार का जो आपका मुजफ्फरपुर जो जिला है, ये आपका प्रमुख रूप से शाही लीची के लिए फेमस है। बहुत ही उच्च किस्म के, बहुत ही उच्चतर किस्म के जो है यहाँ पर उत्तम नस्ल के लीची का उत्पादन उत्पादन किया जाता है, जिसका नाम क्या है, शाही लीची। और इसमें क्या होता है, प्रमुख से जो इसका गूदा होता है ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनके जो बीज का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और लीची का यही मेन क्वालिटी है, यदि बीज का साइज छोटा हो तभी वो लीची खाने में स्वादिष्ट होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में गूदा पाया जाता है। तो बिहार का मुजफ्फरपुर ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन में कि मुजफ्फरपुर या फिर आपको पूछा जाएगा लीची, बिहार का कौन सा जिला जो है लीची के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर। कौन सा लीची? तो शाही लीची। हिमाचल और जम्मू कश्मीर सेब के लिए, तो प्रमुख रूप से हिमाचल और जो जम्मू कश्मीर है बच्चों, ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं अब रेशेदार फसलों के बारे में। तो रेशेदार जो फसलें के अंतर्गत कौन आता है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। यानी कि रेशेदार फसलों में आपको ध्यान रखना है, कपास किसके अंतर्गत, कपास, रेशम, जूट, सन, ये आपका प्रमुख रूप से रेशेदार फसलें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कपास के बारे में, है ना। तो भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। यानी कि जो आपका कपास का उत्पादन करने वाला सबसे पहला राज्य है, विश्व को कपास का जो ज्ञान दिया था वो किसने दिया था, भारत ने दिया था। कब दिया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता समय से भी पहले, यानी सिंधु घाटी सभ्यता समय का प्रमुख रूप से हम लोग को साक्ष्य प्राप्त होता है। कपास से सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी कि जो प्रमुख रूप से सूती वस्त्र उद्योग जो होते हैं उसका जो कच्चा माल है क्या है, कपास है। 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका प्रमुख रूप से कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कौन सी फसल है। आपको दे देगा कपास, जूट, सन, रेशम, तो आपको बताना है कपास, ठीक है। कपास एक क्या कैसी फसल है, खरीफ फसल है, जिसकी वृद्धि में तेज और चमकीली धूप सहायक होती है। यानी कि इसके वृद्धि के लिए, इस फसल का वृद्धि के लिए तेज धूप चाहिए और चमकीली धूप चाहिए। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। यानी कि इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो आपका 6 से 8 महीने लगता है बच्चों। और प्रमुख रूप से जो आपका कपास उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो आपका महाराष्ट्र आता है। कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपको कर्नाटक और गुजरात भी आते हैं। जूट की बात की जाए तो ये भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। यानी रेशेदार फसल में ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कपास के बाद। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछेगा सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा कपास, जूट, सन या रेशम। तो ध्यान रखिएगा आपको जूट। इससे रस्सी, चट एवं बोरा आदि बनाया जाता है, जिसका पैकिंग में उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक जो आपको जूट का उत्पादन किया था बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है। सबसे अधिक जो आपका जूट उत्पादन करने वाला जो राज्य है, सबसे पहला जो राज्य आता है इसमें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार दूसरा नंबर में आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी, आगे कितना बचा हुआ है प्रमुख रूप से बच्चों। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, अन्यथा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक जितनी भी सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा किया है, ये सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या आई थिंक आप लोग को नहीं रही होगी।
कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत आ रही है समझने में, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और उसका समाधान ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत करीब आता जा रहा है आप लोग का। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।